नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शाह आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का फिर से नीरज एकेडमी पर एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, यह वीडियो साहब भीमराव अंबेडकर चैप्टर का, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू की चर्चा कर रहे थे, अगले खंड अगले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। और मित्रों, इसमें बहुत बेहद महत्वपूर्ण सवालों को लिया गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर कोई इन 20 प्रश्नों को ठीक से कर लेता है तो इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी थी? मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रथम प्रकाशित कृति जो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट थी, यानी कि ऑप्शन 1 ये सही हो जाएगा। हालांकि किताब में इसे ऐसे लिखा गया है जैसे ये 3 अलग अलग किताब लग रहे हों, पर ऐसा नहीं है मित्रों, ये एक ही किताब का नाम है। इसे लिखा गया था 1916 में एवं प्रकाशित हुआ था 17 में। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह पहली कृति है जिसे प्रकाशित किया गया था 1917 में। दूसरा सवाल है, अंबेडकर की कल्पना में आदर्श समाज की क्या पहचान है? मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर की कल्पना में आदर्श समाज की पहचान स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व है। यह क्यों है मित्रों? क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा था, संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी, और बाबा साहब ने कहा था कि अगर स्वतंत्रता से समानता को अलग कर दिया जाए तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ठीक इसी तरह अगर समानता से बंधुत्व को अलग कर दिया जाए तो फिर समानता का भी कोई अर्थ नहीं। मित्रों, यहाँ तीनों वर्ड को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे किताब में बड़े विस्तार से दिया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति का अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार कोई कार्य करना, कहीं बस जाना, समूह बनाना, ये सब स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। समानता का क्या अर्थ है? समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। समाज में ऐसा ना हो कि किसी वर्ग को अधिक अधिकार हो, किसी को कम हो, सबको समान अधिकार हो। इसे ही कहते हैं विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। तीसरा है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे से लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हम सभी भारतीय आपसी सद्भाव एवं भाईचारे से रहते हैं या फिर बंधुत्व से रहते हैं। चलिए मित्रों, तीसरा सवाल इसी क्रम में, इनमें से किस पुस्तक को बाबा साहब के मृत्यु उपरांत प्रकाशित किया गया था? मित्रों, बाबा साहब के मृत्यु के उपरांत द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, इसे प्रकाशित किया गया था बाबा साहब के मृत्यु के उपरांत। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, बाबा साहब की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ था। और यह पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था? यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1965 में। ठीक है मित्रों, यानी कि ये क्या हुआ, उनकी मृत्यु के उपरांत इसे प्रकाशित किया था। मित्रों, एक बहुत ही एक अजीब दास्ता ये भी है कि मित्रों, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें से बहुत सारी पुस्तकों को प्रकाशित अभी तक भी नहीं किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, जाति भेद का उच्छेद किसकी रचना है? तो जाति भेद का उच्छेद BR अम्बेडकर की रचना है, याद रखिएगा। किताब में इसे थोड़ा कंफ्यूज करके लिखा गया है, जिसमें बहुत सारे छात्रों को लग सकता है कि इसका सब आंसर जो है ललई सिंह यादव होगा, लेकिन ललई सिंह यादव नहीं होगा। इसके रचयिता जो है BR अम्बेडकर है। जाति भेद का उच्छेद BR अम्बेडकर। पांचवा सवाल है, हिंद स्वराज किसकी कृति है? मित्रों, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की कृति है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की कृति है। छठा सवाल है, कथन और तर्क है इसमें। कथन है, राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए। एक व्यवहार्य सिद्धांत का मतलब है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार। यह नहीं कि किसी को आप अच्छे व्यवहार से बातचीत कर रहे हैं और किसी से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी सभी के साथ समान व्यवहार एक व्यवहार्य सिद्धांत कहलाता है। तर्क है इसका, क्योंकि इससे समाज में समानता की स्थापना होती है। जी हाँ मित्रों, तर्क भी सही है और कथन भी सही है। तो इसका ये होगा उत्तर चौथा, कथन और तर्क दोनों सही है। सातवां सवाल है,
कथन दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। जी हाँ मित्रों, ये डिट्टो किताब में ऐसे ही दिया हुआ है और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। इसका निष्कर्ष, क्योंकि समाज में लोग जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव करते हैं। जी हाँ मित्रों, ये भी सही है, किताब में ऐसे ही दिया हुआ है। और कथन निष्कर्ष में आप अपना दिमाग मत लगाइएगा मित्रों, जैसे कथन दिया हो उसी से रिलेटेड अगर निष्कर्ष हो तो फिर दोनों सही मार दीजिएगा। कथन एवं निष्कर्ष दोनों सही है। आठवां सवाल, इनमें से कौन सी कृति बाबा साहब अम्बेडकर की प्रमुख रचना नहीं है? मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रमुख रचना गुलामगिरी जो है ये नहीं है, क्योंकि ये है ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले का है ये। और मित्रों यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये भी एक ऐसी पुस्तक है मित्रों जिसे कि बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु उपरांत प्रकाशित किया गया था। ठीक है मित्रों, इसे प्रकाशित किया गया था 1957 में, याद रहेगा। दो किताबें हैं मित्रों मुख्यतः, एक बुद्धा एंड हिज धम्मा जो 1957 में प्रकाशित किया गया था, और एक पुस्तक है जिसका नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, जिसे 1965 में, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, जिसे 1965 में प्रकाशित किया था। ये दोनों जो पुस्तक है बाबा साहब के मृत्यु उपरांत प्रकाशित किया गया था। ये दोनों फैक्ट को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, पूछ सकता है यहाँ से सवाल। 9वां सवाल है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी किसकी रचना है और इसे कब लिखा गया था? शशि थरूर, रघुराम राजन, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर? मित्रों, ये प्रॉब्लम ऑफ द रूपी बाबा साहब अम्बेडकर, पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, तो उन्होंने ये लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। रूपी के साथ क्या समस्या है, इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1923 में लिखा था। और इसी के बाद मित्रों आरबीआई की स्थापना भी हुई थी 1935 में। इसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय मुद्रा के साथ क्या समस्या है, फिर उन्होंने डिवैल्यूएशन के बारे में भी बताया था। यह पुस्तक याद रखिएगा मित्रों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी किसकी रचना है? बाबा साहब अम्बेडकर की। लिखा कब गया था? 1923 में। इस चरण का अंतिम सवाल है 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही है? क, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जी हाँ मित्रों, यह कथन बिल्कुल सही है, हूबहू ऐसे ही किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के आपकी किताब में, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें जो अंतर्निहित तत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। आप जानते हैं मित्रों, हिंदू समाज में ये 4 चीज़ बनाए हुए हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और ये सभी उत्तर वैदिक काल के बाद इनमें बदलाव किया गया, और उसके बाद मनुष्य जन्म से ही उसका जो श्रमिक रूप है वह निर्धारित किया जाने लगा, वो उत्तर वैदिक काल से ही। तो इसमें यही बात किया जा रहा है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर यही कह रहे हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए, अर्थात जो ब्राह्मण है वो शिक्षा देगा, क्षत्रिय युद्ध करेगा, शूद्र व्यापार करेगा, है ना। अंतिम सवाल का ख नंबर है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसमें यह कथन भी बिल्कुल सही है मित्रों। अगर आप जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान ले रहे हैं तो फिर यह कैसे स्वाभाविक विभाजन हो जाएगा? इसका मतलब तो यह है कि आप एक दलित को ऊपर आने का मौका ही नहीं देंगे। यह तो बिल्कुल गलत है, ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हम किसी को कैसे रोक सकते हैं, है ना मित्रों। तो यह कथन क और कथन ख दोनों सही है। इसी के साथ यह वीडियो को मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।